हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टॉपिक जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम, स्कूल्स में फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम या कॉलेज के अंदर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक तो एक अकाउंटेंट को पता होना ही चाहिए। सो कहाँ से बात शुरू होती है, मैं शुरू करता हूँ। वित्तीय विवरण कहता है प्रत्येक संस्था, मैं बताता जाऊंगा, एक दो लाइनों के बाद फ्लो में आ जाऊंगा। प्रत्येक संस्था वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण बनाती है ताकि लाभ, हानि व आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके। वित्तीय विवरणों को अंतिम खाते भी कहा जा सकता है। देखिए, आप कभी सोचिए, आप लोग सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, ठीक है। जर्नल के बाद आप लोग लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यानी आप सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं, सारे अकाउंट्स में उसको पोस्ट कर देते हैं, लेजर की समरी भी तैयार कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस। लेकिन तब तक भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी संस्था ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कमाया। टू नो द प्रॉफिट और लॉस की जानकारी के लिए आपको फाइनल अकाउंट बनाने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ आप उससे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी समझ सकते हो। तो कभी भी पूछा जाए फाइनल अकाउंट बनाने का उद्देश्य है, तो आप बोलेंगे लाभ हानि की जानकारी करना और अपना बैलेंस शीट में हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी जानकारी करना, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना या फाइनल अकाउंट बनाना, क्योंकि हम एंड में क्या करते हैं, अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं। इसे आप यूँ समझिए कि जैसे आपके स्कूल होता है, जब आप छोटे थे, स्कूल में थे, तो क्या होता था, टेस्ट होते थे, आप होमवर्क करते थे, लगाते थे, हाफ ईयरलीज होते थे, प्री बोर्ड होते थे, फिर फाइनली आपका एक रिजल्ट, एक मार्कशीट आता था। तो जैसी आपकी वो मार्कशीट थी ना, वैसी होती है फाइनल अकाउंट। जब ईयर एंड होता है, वहाँ आपका एकेडमिक ईयर होता था, यहाँ आपका अकाउंटिंग ईयर होता है। जैसे ही आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है तो एक रिपोर्ट कार्ड बन के आएगा कि यार पूरे साल में तुमने किया क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, आज हम कहाँ खड़े हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए, कहता है फाइनल अकाउंट में मेनली 3 इसके पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है P&L अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो दीज आर द मेन 3 कंपोनेंट्स व्हिच क्रिएट्स फाइनल अकाउंट: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। नीचे ये सारी बातें आपको स्लाइड में आपको इंग्लिश में भी दिखाई देंगी। अगर आप इंग्लिश से हैं तो आप उतने ही कंफर्टेबल रहेंगे। इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा। निर्माण में लगी संस्थाएं व्यापार खाते से पहले निर्माण खाता भी बनाती है। तो देखिए, संस्थाएं जो बिजनेस करती हैं ना, जो माल बेचती हैं, वो 2 तरह की संस्थाएं होती हैं। 90% संस्थाएं, जी हाँ, 90% संस्थाएं ऐसी होती हैं जो बना बनाया माल बेचती हैं। दैट इज किसी और से हम माल खरीदते हैं और उसको हम रीसेल करते हैं। तो 90% कंसर्न्स आर ट्रेडिंग कंसर्न। 10% संस्थाएं ऐसी होती हैं जो माल की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। पहले वो प्रोडक्शन करेंगी, फिर वो सेल करेंगी। तो वो लोग क्या करते हैं, इन 3 चीज़ों से पहले, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट से पहले वो एक और चीज़ बनाएंगे, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। वहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? तो आपकी वो प्रोडक्शन कॉस्ट जानने के लिए बनाया जाता है। सिंपल, जब आप माल बाहर से खरीदते हो ना, तो आपने सपोज करो 10,000 का माल खरीदा, तो यू वेरी वेल नो दैट कि माल की कॉस्ट 10,000 रुपये है और लाने में अगर 1,000 रुपये खर्चा लगा, तो आपको पता है कि आपके माल की कॉस्ट 11,000 रुपये है। लेकिन कहें कि क्या बोलते हैं अपना, जस्ट अ मिनट, इसको मैं सही करूँ, हाँ, ओके, 11,000 रुपये कॉस्ट है आपकी, ठीक है। लेकिन जब आप माल को बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह, इनपुट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो आपको कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आई, टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। मैं जो बोल रहा हूँ, मे बी आपको बहुत सारी बातें पता हो, बहुत सारी बातें नहीं पता हो, लेकिन मैं एक ऐसे स्टूडेंट को ध्यान में रख के वीडियो बनाता हूँ जो पहली बार ही फाइनल अकाउंट के बारे में सुन रहा है, तो उसे सब कुछ पता होना चाहिए। सो मेरी कोशिश रहती है कि बहुत नीचे से ही या बहुत पीछे से ही मैं पढ़ाऊँ। तो अगर आप बोर होते हैं तो स्पीड को 1.5x पे या 2x पे कर लिया करें, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखें, आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड सर, ये थोड़ा सा मेरा पीपीटी प्रॉब्लम कर रहा है, बट एनीवेज अभी हो जाएगा सही। हाँ, ओके। तो अब जो 3 कंपोनेंट है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं व्यापार खाता। और ये क्यों बनाया जाता है, तो सकल लाभ हानि, मैं कभी हिंदी पहले बोल दूंगा, कभी इंग्लिश पहले बोल दूंगा, वो आप अंडरस्टैंड कर लेना। सकल लाभ हानि यानी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है ये भी थोड़ी देर में आ जाएगा। ओके, मोटे तौर से जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना, तो आपको पता लगता है कि आपने कितना मोटा प्रॉफिट कमाया। जैसे हिंदी पद्धति होती है जिसको बोलते हैं महाजनी बही खाता पद्धति। महाजनी बही खाता में बोलते हैं कच्चा लाभ, पक्का लाभ।
यानी पहले आपको ट्रेडिंग खाते पता लगेगा कच्चा लाभ कितना हुआ या मोटा मोटा लाभ कितना हुआ, और फिर खर्चे काट के आपको पता लगेगा कि फाइनली शुद्ध लाभ कितना हुआ, आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो पहले हिस्से में ट्रेडिंग अकाउंट होता है विच गिव्स यू द कच्चा प्रॉफिट, सकल लाभ, और दूसरा खर्चे काट के आपका निकलेगा वो आपको पता लगेगा P&L अकाउंट से। P&L अकाउंट पे अपन अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है। इन दिस वीडियो अपन ट्रेडिंग अकाउंट पे ही रहेंगे। तो इससे आपको पता लग जाता है कि आपकी ट्रेडिंग अकाउंट से पता क्या चलेगा पूरे साल में आपके परचेज क्या हुए, सेल क्या हुए, आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना था, और फाइनली आपका ग्रॉस प्रॉफिट या नतीजा क्या रहा, ये आपको पता लगता है, ठीक है। चलिए एक और बात है, परचेज, सेल्स, स्टॉक के अलावा आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसी से पता लगेंगे। आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ आपको। देखिए आप जब माल खरीदते हैं, सपोज़ करो आपकी फर्म जयपुर में है, आपने माल खरीदा दिल्ली से, पश्चिम बंगाल से, किसी और स्टेट से माल खरीदा, तो उसे आप अपने गोडाउन तक लेके आएंगे, तो उसको लाने में जो खर्चा लगेगा ना वो होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय। तो वे सारे खर्चे जो माल को गोडाउन तक पहुंचाने में लगते हैं या माल के प्रोडक्शन के दौरान लगते हैं, अभी प्रोडक्शन वाली बात पे नहीं आते, थोड़ी देर में आप इस पे रहिए कि वो खर्चा जो माल को गोडाउन तक लाने में लगता है, खर्चा तो गोडाउन में लाने के बाद भी होता है, उसके सेलिंग पे, उसके स्टोरेज पे, फाइनेंशियली भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। मेन होता है गुड्स की इनकमिंग। जैसे आप यूँ समझिए कि अगर मान लीजिए ये मेरा वेयर हाउस है, ठीक है, वेयर हाउस या गोडाउन लगभग सिमिलर वर्ड है। वेयर हाउस में माल थोड़ा सिस्टमेटिक रखा जाता है और वेयर हाउस साइज वाइज जनरली बड़े होते हैं, और गोडाउन भी वही बात है वैसे, पर गोडाउन उसका थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड रूप है। तो माल को जब आप अपने वेयर हाउस तक लाते हो या अपने गोडाउन तक लाते हो, तो वो जो खर्चा होगा उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल हैं आपको याद रखने, वेजेस जो माल को लाने में लगती है, ऑक्ट्रॉय जब माल दूसरे शहर से अपने शहर में आता है, हालांकि जीएसटी आने के बाद ऑक्ट्रॉय एलिमिनेट हो गया था, पर फिर भी मान लीजिए कि कहीं पे चुंगी अभी भी लग रही है, तो एक चुंगी चौकी होती थी, उसमें एक बड़ा सा बैरियर लगा रहता था, जैसे ही ट्रक आता था वो नीचे कर दिया जाता था, जैसे ही ट्रक वाला चुंगी की पर्ची कटाता था तो उस ट्रक को जाने दिया जाता था, ठीक है। अभी भी कई टूरिस्ट प्लेसेस पे आप एंटर होंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई 2 ड्रम बड़े बड़े लगा के बैठे हुए होते हैं, छोटी सी कुटिया टाइप या कोठरी टाइप बना के बैठे हुए होते हैं, जो आपको बिना चुकाए अंदर नहीं जाने देते। ये अब टूरिस्ट प्लेसेस पे हो गया, पहले वैसे कार्गो या गुड्स के साथ ऐसा होता था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरे कंट्री से माल मंगाते हो तो इम्पोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी वही वर्ड होता है। बेसिकली कस्टम ड्यूटी इज़ अ ब्रॉडर टर्म, कस्टम ड्यूटी बड़ा शब्द है, उसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों शामिल है। तो आप याद रखिएगा, लॉजिक अभी से याद कर लो, माल के आने पे जो लगेगा वो इम्पोर्ट ड्यूटी, माल के जाने पे जो लगेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। मैं बताना ही चाहता हूँ कि इम्पोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लगती है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसी तरह समझो, कभी हम माल को लाने पे गाड़ी भाड़ा देते हैं, वो तो सबको समझ में आता है, पर कई दुकानदार ऐसा होता है जो माल को सेल करते हैं तो कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आपका एक्सपेंसेस ऑन परचेज भी हो सकता है या कैरेज ऑन परचेज भी हो सकता है और कैरेज ऑन सेल भी हो सकता है। इफ़ इट इज़ कैरेज ऑन परचेज, अगर ये परचेज से संबंधित कैरेज है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और अगर एक्सपेंसेस रिलेटेड ऑन सेल है, कैरेज ऑन सेल है, तो वो P&L होगा। तो वो P&L की आइटम है, मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जब मैं एक वीडियो बोलता हूँ ना, बहुत सारा अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके 50 से 100 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, 20 से 30 आपके 1 लाइनर तैयार हो जाएंगे अगर आप ध्यान से सुने तो। और मैं मानता हूँ एक और बात, मेरी बात नहीं है, आप किसी भी टीचर का वीडियो सुने ना, थोड़ा फुर्सत से सुने और ये मान के सुने कि अपने को कुछ नहीं आता, सर का सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। एक बार आप ऐसे सुना करो, हालांकि ये भी आपको जजमेंटल होना चाहिए कि किस टीचर को पढ़ाना आता है या नहीं पढ़ाना आता है, पर अगर किसी टीचर में आपका ये फेथ डेवलप हो जाए ना, यार इन सर को पता है, तो फिर आप उसको ना पूरा सुना करो। कई बार क्या होता है, अपन है ना, जैसे मैंने खुद अभी एडवाइस किया 1.5x 2x पे देख लेते हैं, पर वो आप एग्जाम के समय किया करो। अगर अभी आपका बाय द वे समय हो ना, तो बहुत तसल्ली से सुना करो कि कह क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं, क्योंकि एक लाइन में हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज़ निकल जाए और वही चीज़ एग्जाम में आ जाए। तो जस्ट वाली बात है, और ये सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेके कैप्चर करते रहना। इसके बाद अपन बात आगे बढ़ें तो अब आ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे जो एक लाइन लिखी जाती है वो है फॉर द ईयर एंडिंग। सपोज करो आपकी मार्कशीट हो और मार्कशीट पे लिखा हुआ नहीं हो, ईयर लिखा हुआ नहीं हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने 10th बोर्ड, सपोज आपकी 10th की मार्कशीट है, उस पर लिखा है हाँ 10th मार्कशीट, आपका नाम, पापा का नाम, बाकी सारे परसेंटेज मार्क्स सब लिखे हुए हैं, लेकिन उस पर ईयर ही नहीं लिखा हो, तो कैसे पता लगेगा कि आपने 10th बोर्ड कब पास किया था?
अब मैं बताता हूँ, अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, तो मैं आपको पता लग रहा है कि ये ईयर कहाँ एंड हो रहा है। तो आपको जैसे मेरी बातों से पता लगा कि ये 31 मार्च 2023 को एंड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, ये 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ होगा। तो दिस इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट बिटवीन अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23। देखो इसमें लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, कभी कभी लिखा होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द हाफ ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द मंथ, बट जनरली जो लिखा होता है वो लिखा होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर। बट विच ईयर तो आपको बताना पड़ेगा एंडिंग ऑन व्हाट डेट। एंडिंग ऑन व्हाट डेट से बच्चा यानी आम पब्लिक, बच्चा, गवर्नमेंट समझ जाएगी स्टार्टिंग कब से हुआ। अगर मैंने बोला मार्च 23 पे एंडिंग है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि अप्रैल 22 से शुरुआत है। इट इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड कि ये फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर मतलब ये 12 महीने का है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ अवधि। हाँ सर क्या बोल रहे हो, हिंदी या इंग्लिश? ट्रेडिंग अकाउंट एक पीरियड से संबंधित होता है, ट्रेडिंग अकाउंट एक अवधि से संबंधित होता है, ये किसी तिथि से संबंधित नहीं होता है। ये बात जब मैं बैलेंस शीट समझाऊंगा तब तो मैं अच्छी समझ में आएगी। अभी के लिए समाचार ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट एक पीरियड को डिनोट करता है और जनरली वो पीरियड ईयर होता है। ट्रेडिंग अकाउंट की जो रचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे होता है, इसमें एक्सपेंसेस एक तरफ लिखे जाते हैं। जो आपके पास पुराना स्टॉक है, जैसे आप ओपनिंग स्टॉक कहते हो, जो आपने परचेज़ किया वो डीआर में होता है, ठीक है। यानी ये आपका पुराना माल है, ये आपने वो माल जो परचेज़ किया, और उसके नीचे जो लिस्ट है ना, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वो लिस्ट है जो आपके माल को लाने में लगी, जैसे वेजेस लगा, वेजेस आपने माल को उतारने में दिया होगा, ऑक्ट्रॉय, माल की चुंगी चुकाई, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अगर आपका माल मरीन रूट से आया है, आपका माल समुद्री रास्ते से आया है, तो डॉक चार्जेस, क्योंकि आपका माल जहाज़ पे आएगा तो जहाज़ पे जितने दिन खड़ा रहेगा तो डॉक चार्जेस होंगे। और आप माल कहीं से भी छुड़ा के लाते हो, आप माल एयरपोर्ट से छुड़ा के लाओ, आप माल पोर्ट से छुड़ा के जाओ, आप माल बस स्टैंड से छुड़ा के आओ, या माल रेलवे स्टेशन से छुड़ा के आओ, माल को छुड़ाने पे जो खर्चा लगता है वो होता है क्लियरिंग चार्जेस, निष्कासन शुल्क। ये भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। तो डीआर की तरफ आपके खर्चे होते हैं। अगर मैं आपको सपोज करूं, मैं आपको बोलूं कि 5,000 का माल आपके पास पहले था, मेरा पेन थोड़ा गड़बड़ काम कर रहा है, 5,000 का माल आपके पास पहले था, और ये भी मान लेते हैं कि 40,000 का माल आपने परचेज़ किया, और ये भी मान लेते हैं कि 5,000 रुपये आपका खर्चा हुआ। तो 5 और 40 45 और 5 50, तो 50,000 रुपये आपकी कॉस्ट को डिनोट करेगा। अब सपोज़ करो ये माल आपने 60,000 में बेचा, और ये भी कि आपके पास 12,000 का माल बच गया, तो आपकी जो सीआर साइड है वो है 72,000 की। कि सर समझ में नहीं आ रहा। देखो, आप पूरे साल में परचेज़ करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, परचेज़ करने पे, सेल करने पे, एक्सपेंसेस होने पे आप उसकी जर्नल एंट्री करते जाते हो, ठीक है। जर्नल एंट्री के बाद आप लेजर क्रिएट करते जाते हो, बहुत सारे लेजर बनते जाते हैं। लेजर क्रिएट करने के बाद आप एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हो। फिर उस ट्रायल बैलेंस में से आइटमों को 3 जगह भेजा जाता है। सपोज़ करिए, मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा अभी। अगर सपोज़ करो ट्रायल बैलेंस में 50 आइटमें हैं, तो 50 आइटमों में 10 से 10 आइटमें होंगी ऐसी जो ट्रेडिंग में चली जाएंगी, 30 आइटमें ऐसी होंगी जो P&L में चली जाएंगी, और 10 आइटमें ऐसी होंगी जो बैलेंस शीट में चली जाएंगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम कहाँ जाएगी, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, ट्रायल बैलेंस में आपके अकाउंट्स की समरी आ जाएगी, फिर उसको आप कैटेगराइज करोगे। जैसे मान लीजिए कि एक मूवी इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री होती है, और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार होते हैं, लेकिन सारे कलाकार गायक या सिंगर नहीं होते, सारे कलाकार एक्टर नहीं होते, सारी हीरोइंस नहीं होती, सारे फिल्म प्रोड्यूसर नहीं होते, सारे डायरेक्टर नहीं होते। तो आप क्या करते हैं, एक नाम सुनते हैं, सोनू निगम सिंगर, शाहरुख खान एक्टर प्रोड्यूसर, AR रहमान म्यूज़िक कंपोज़र, ऐसे आप नाम सुनते हो। नाम सुन के आप उसको एक कैटेगरी देते हो, एक ग्रुप देते हो। तो इसी में क्या होता है, एक बड़ा क्वेश्चन थोड़ी देर में स्क्रीन पे आएगा, उसमें अपन उसको कैटेगराइज करेंगे कि आप ट्रेडिंग में जाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा। तो ट्रेडिंग, अब इससे वर्ड से निकालो, ट्रेडिंग में क्या करते हैं, हम गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, माल की ट्रेडिंग करते हैं। तो माल किस रूप में होता है, या तो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, या आप परचेज़ करेंगे, या आप गुड्स को सेल करेंगे। तो गुड्स की मूवमेंट कैसे होती है, हिंदी में तो इस खाते का नाम ही है माल खाता। तो ओपनिंग स्टॉक होना, परचेज होना, इन दोनों रास्तों से माल आता है। सेल्स के रास्ते माल जाता है, और जो माल बच जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और माल को लाने पर मतलब गोडाउन तक लाने पर जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इन आइटमों को दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जैसे अगर मान लीजिए आपकी डेबिट साइड में रह गया 50,000, तो डेबिट साइड आपका एक्सपेंस साइड है,
और क्रेडिट साइड आपका रेवेन्यू साइड है। तो इन दोनों साइड का जो गैप रहा 22,000 ये रहेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये फुल एंड फाइनल प्रॉफिट नहीं है, ये अभी आपने कमाया है। अभी मोटे तौर पे आपने गुड्स को सेल करके या गुड्स की ट्रेडिंग करके, जैसे अपन स्टॉक मार्केट में कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वहाँ पे बोला जाता है ट्रेडिंग करना। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, खरीदना बेचना। तो यहाँ पे वैसे खरीदना इस तरफ है और बेचना इस तरफ है। इसमें क्या होता है, अगर अपन ने सेल किया और उसमें से कुछ रिटर्न हो गया तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न, ठीक है। उस सेल रिटर्न को आपको यहाँ लेस करना है। याद रखना एक टर्म होता है, जस्ट अ मिनट, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ, तो एक टर्म होता है सेल रिटर्न, उसी का एक और नाम भी होता है रिटर्न इनवर्ड। जब हमने सेल किया वो रिटर्न होके वापस आ जाता है तो उसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन में अगर परचेज रिटर्न हो तो उसको आपको परचेज में से लेस करके दिखाना है, और परचेज रिटर्न में गुड्स जाता है बाहर की तरफ तो इट इज़ नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो मैंने जस्ट एक सेल रिटर्न को और क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड, और परचेज रिटर्न को और क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, ये समझाने की कोशिश की। बाय द वे स्क्रीन पे बार बार मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है, इस पे अगर आपको कभी भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लिया करो, ठीक है। चलिए ओके, अब आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद ये कहता है कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने ट्रेडिंग खाता बनाया और अगर आपकी सीआर साइड जीत गई, सीआर साइड यानी रेवेन्यू साइड है, वैसे भी अपने को पता है कि इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट की अगर सीआर साइड जीत गई डीआर साइड से तो वो ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा। लेकिन अगर इसके उल्टा हुआ, अगर आपकी बाय द वे डेबिट साइड जीत गई, अगर आपकी डेबिट साइड एक्सीड कर गई क्रेडिट साइड से, तो जो रिजल्ट होगा वो ग्रॉस लॉस होगा। तो मैंने कहा ना, वो एमसीक्यू के नाम पे कुछ भी पूछ सकता है। कभी वो पूछ लेगा कि अगर एक अकाउंटेंट ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और उसकी डीआर साइड का टोटल इतना है, मान लीजिए 60,000, और उसकी सीआर साइड का टोटल है मान लीजिए 45,000 रुपये, तो ये 15,000 का अंतर क्या बताएगा, तो वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नॉट प्रॉफिट, नेट लॉस, 4 ऑप्शन दे देगा। तो पहली बात तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो नतीजे आते हैं वो ग्रॉस नतीजे आते हैं, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है यानी एक्सपेंसेस का प्रेशर ज़्यादा है तो आपको जो नतीजा आएगा दैट इज़ विल बी नोन एज ग्रॉस लॉस, ठीक है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। इसी तरह एक टर्म होता है वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। अपन जानते हैं जो माल वगैरह उतारते हैं या माल का प्रोडक्शन करते हैं, उस लेबर को जो अपन पैसा देते हैं उसे वेजेस बोलते हैं। और जो ऑफिस में स्टाफ काम करता है, वाइट लेबर जो काम होता है, कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं वगैरह, उस स्टाफ को जो अपन पैसा देते हैं उसको जनरली अपन सैलरी कहते हैं। तो इसमें यूँ होता है कि अगर वेजेस एंड सैलरी टर्म आए तो वेजेस पे प्रेशर ज़्यादा है, अगर वेजेस पे प्रेशर ज़्यादा है तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। और अगर कभी आपसे पूछा जाए सैलरी एंड वेजेस, तो मतलब सैलरी पे प्रेशर ज़्यादा है तो ये आइटम जाएगी P&L में। तो मतलब क्या हुआ सर, वेजेस एंड सैलरी या सैलरी एंड वेजेस, आगे पीछे लिखने से इनका प्रेजेंटेशन बदल जाता है। अगर वेजेस आगे है, यानी टर्म का नाम है वेजेस एंड सैलरी, मीन्स वेजेस आगे है तो आपको ट्रेडिंग में जाना है, और अगर सैलरी एंड वेजेस टर्म है यानी सैलरी आगे है तो फिर आपको P&L में जाना है, ठीक है। इस तरह से होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कारखाना या कार्यालय, सपोज कीजिए कोई एक्सपेंसेस है, अगर उस एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री टर्म आ जाए तो फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट को जाएगा। जैसे मान लीजिए लाइटिंग के आगे शब्द आया फैक्ट्री, तो पूरा वर्ड पड़ा जाएगा फैक्ट्री लाइटिंग। अगर फैक्ट्री लाइटिंग टर्म है तो इट विल गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट। इफ ऑन द अदर हैंड अगर आइटम का नाम है ऑफिस लाइटिंग, तो अब लाइटिंग के आगे ऑफिस वर्ड आया, ऑफिस लाइटिंग, तो फिर वो P&L का आइटम है। यानी अपन को क्या करना है ना, खर्चों की छटाई करनी है। अभी आज की वीडियो में मैं ट्रेडिंग अकाउंट बता रहा हूँ तो आपको लगेगा कि सर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात बताऊँ ना, नहीं आएगा तो चैप्टर पूरा एज अ पैकेट आएगा भाई। एक वीडियो में तो मैं पूरा चैप्टर लंबा चौड़ा समझा नहीं सकता, तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेंसेस, अच्छा कई लोग जो अकाउंट्स की या कॉमर्स की दुनिया के नहीं होते वो बोलते हैं एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, सैलरी पे पैसा खर्च करो या वेजेस पे पैसा खर्च करो, है तो खर्चा ही, बिल्कुल है तो खर्चा ही, लेकिन हमारे अकाउंट्स में उसका प्रेजेंटेशन या कहें बाइफर्केशन होता है। हम जो खर्चा ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में डालते हैं, और खर्चा अगर P&L का है तो उसे P&L में डालते हैं। हम इधर का उधर कर देते हैं तो उससे हमारे रिजल्ट गड़बड़ होने लग जाते हैं। तो इसीलिए अब आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री है तो ट्रेडिंग अकाउंट को जाएगा, और अगर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस है तो वो P&L को जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बात लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है आप पहले समझिए कि सपोज़ कीजिए माइन है,
इस माइन में से मुझे कोल एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे कोयला निकालना है, या मुझे इस माइन में से स्टोन निकालना है। तो जनरली क्या होता है, ये कोल माइन या स्टोन या क्वेलरी ये हमारे पास नहीं होती, ये गवर्नमेंट के पास होती है। तो हम उसमें से कोयला निकालेंगे, ये राइट हम उनसे ले सकते हैं। सपोज़ मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैं बिहार या झारखंड गवर्नमेंट के पास गया, मैंने कहा मैं यहाँ से कोयला निकालूंगा, या आपकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पर मुझे कोयला निकालने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको 5,000 रुपये पर टन रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर अग्री। तो जैसे जैसे मैं जितना टन माल निकालूंगा तो मुझे 5,000 पर टन के हिसाब से उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो रॉयल्टी विच इज़ रिलेटेड टू परचेज या रॉयल्टी विच इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो एक्सपेंस तो है ही है, और वो ट्रेडिंग की आइटम माना जाता है, ठीक है। और कभी कभी रॉयल्टी ऑन सेल भी लगती है। रॉयल्टी ऑन सेल कैसे लगती है कि सपोज़ करो एक बुक हाउस है, मान लीजिए एक पब्लिकेशन है, मान लीजिए उसका नाम है नाथ पब्लिकेशन, ठीक है। नाथ पब्लिकेशन एक बुक है, और मैंने उनके लिए एक बुक लिखी, ठीक है, मैंने उनको बुक लिखी। तो जितने बुक बिकेंगे, सपोज़ करो उन्होंने कहा कि हम आपको 10 रुपये पर कॉपी देंगे, और सपोज़ करो मेरे नाम के 1000 किताब बिक गए, 1000 किताब बिक गए, तो 10 किताबों 10 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये रॉयल्टी बना, ठीक है। हुआ क्या था समझ गए ना, मैंने उस पब्लिकेशन हाउस के लिए बुक लिखी, उन्होंने इस बुक्स को प्रिंट किया, पब्लिश किया, सेल किया। मेरा उनका अग्रीमेंट था कि मुझे पर कॉपी 10 रुपये मिलेगा, 1000 कॉपी सेल होने पे मुझे 10,000 रुपया मिलेगा। तो 10,000 रुपये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकम है, और नाथ पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस है। और ये एक्सपेंस क्या हुआ उनके लिए, एक्सपेंस ऑन सेल, क्योंकि जैसे जैसे वो बुक्स के कॉपी सेल कर रहे हैं वैसे वैसे उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो एक अगर गुरु मंत्र बताऊं आपको, या एक कोर बात मैं आपको बता दूं, अगर एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल है, एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल है, तो वो P&L का आइटम है। P&L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। अगर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज या प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट होता है किसी चीज़ को पाना, अगर किसी चीज़ को पाने या हासिल करने पे खर्चा होता है तो वो ट्रेडिंग में जाता है। अगर कोई खर्चा किसी चीज़ को स्टोर करने में या उसको सेल करने में होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सो फाइनली आई एम सेइंग दैट, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आप दोबारा सुन लीजिएगा रिवाइंड करके। बट बात यह है कि अगर इफ़ एक्सपेंसेस विच इज़ रॉयल्टी एक्सपेंसेस इन दिस केस, क्योंकि मैंने उनको ये राइट दिया कि आप मेरे नाम से किताबें बेचो, तो उनका एक्सपेंसेस हो रहा है रिलेटेड टू सेल, तो ये जाएगा P&L के अंदर, ठीक है। चलो ये सिंपल सी बात हो गई। हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख ही लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अंतिम रहतिये का समायोजन। ये आप बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप अकाउंट्स हो सकता है काफ़ी समय से पढ़ रहे हो, आपने कभी गौर किया परचेज़ की एंट्री? आप बोलेंगे हाँ सर होती है, जब भी परचेज़ होता है एंट्री होती है। आपने गौर किया सेल की एंट्री? होती है, जब भी सेल होगा एंट्री होती है। तो परचेज़ होने पे एंट्री होती है, सेल होने पे एंट्री होती है, पर आपने कभी गौर किया जो माल बच जाता है उसकी एंट्री होती है नहीं होती? कि सर क्या क्या क्या? जैसे मार्च महीने में जो अपन ने परचेज़ किया उसकी एंट्री होती है, हाँ। मार्च महीने में जो सेल हुआ उसकी एंट्री होती है, हाँ। और जो सेल के बाद माल बच गया उसकी एंट्री, तो आप कहेंगे सर उसकी एंट्री तो नहीं होती, हाँ। तो उसकी एंट्री नहीं होती, लेकिन साल के एंड में उसकी एंट्री होती है। साल के एंड में जो माल रह जाता है, परचेज सेल की एंट्री तो ड्यूरिंग द ईयर चलती रहती है, लेकिन साल के एंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके बचे हुए माल की भी एंट्री होती है, उसे अपन बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो, अब आप थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान देना। पहले जनरल होता है, फिर लेजर होता है, और फिर ट्रायल बैलेंस होता है। अगर अपन ने ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद, मैं पूरी बात ढंग से बता रहा हूँ, उम्मीद में कि आप समझ जाएंगे। अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर स्टॉक की काउंटिंग करी, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर आपने स्टॉक की एंट्री करी, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो एडजस्टमेंट 2 जगह होगा। कहाँ कहाँ होगा वो मैं बता दूंगा। उस केस में क्लोजिंग स्टॉक को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एट 2 प्लेसेस पे। सीन 2, अगर जनरल बनी, लेजर बनी, और ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही आपने क्लोजिंग स्टॉक की काउंटिंग कर ली और क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग कर दी, तो फिर इसे एक ऑर्डिनरी आइटम माना जाएगा। कि सर क्या बोल रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक कैन बी ट्रीटेड एज एन एडजस्टमेंट, और क्लोजिंग स्टॉक कैन बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल आइटम। हिंदी में क्लोजिंग स्टॉक का लेखांकन समायोजन के तौर पे भी हो सकता है,
और क्लोजिंग स्टॉक का लेखांकन एक ऑर्डिनरी आइटम के रूप में भी हो सकता है। अगर ये एक ऑर्डिनरी आइटम है तो ये एक जगह पे जाएगी और उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और अगर इसे अपन ने एडजस्टमेंट के तौर पे दिखाया तो ये दो जगह जाएगी। उसमें से एक जगह है ट्रेडिंग का सीआर और दूसरी जगह है बैलेंस शीट का असेट्स। ये एक सिंपल क्वेश्चन है पर मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि अगर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, अभी इस स्लाइड पे जो आने वाला है मैं अभी पहले बता देता हूँ, फिर लिखा हुआ दिख जाएगा आपको कि अगर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, या कहें कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एक एडजस्टमेंट के रूप में है तो उसे दो जगह एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है तो हम उसे ट्रेडिंग के सीआर में भी दिखाएंगे और हम उसे बैलेंस शीट की असेट साइड में भी दिखाएंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इट इज़ विद इन द ट्रायल बैलेंस, इफ़ इट इज़ विद इन द ट्रायल बैलेंस तो ये एक ऑर्डिनरी आइटम है और फिर हम इसे असेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। अब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक की मद तलपट के बाहर दी गई हो तो आपको क्या करना है, तो इसे दो स्थानों पे दिखाएंगे। एक हम इसे बचा हुआ माल है इसलिए इसे ट्रेडिंग के सीआर में दिखाएंगे और इसे हम बैलेंस शीट की असेट्स में भी दिखाएंगे, और यही बात इंग्लिश में भी है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक की मद तलपट के भीतर दी गई हो तो ये ऑर्डिनरी आइटम है। इसका अर्थ है कि हमने जो एडजस्टमेंट था वो कर लिया है और अब हम उसे केवल एक ही जगह दिखाएंगे और वो एक जगह होगी बैलेंस शीट का असेट साइड। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वैसे अगर ऑन क्लास होती, फेस टू फेस क्लास होती तो मैं इस बात को 2 बार 3 बार समझा देता जब तक तुम्हारी समझ नहीं आ जाती। लेकिन अभी चूंकि मैं ऑनलाइन हूँ तो आप रिवाइंड करके 2 बार 3 बार सुनोगे तो समझ आ ही जाएगा, क्यों नहीं समझ आएगा, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज़ करो कि किसी व्यापारी के पास 40,000 का ओपनिंग स्टॉक था और 1 लाख रुपए का माल उसने परचेज़ किया, ठीक है। वैसे उसने परचेज़ तो 1,05,000 का किया था पर उसमें से 5,000 का माल रिटर्न हो गया, तो नेट उसने 1 लाख का माल परचेज़ किया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में फोकस रखिएगा। 40,000 का माल उसके बाद ऑलरेडी था, 1 लाख रुपए का माल उसने परचेज़ किया और 30,000 रुपये उसने माल के ऊपर खर्चा किया। तो उसकी जो डी आर साइड हो गई है, अब तक उसकी जो डी आर साइड हो गई है वो हो गई है 1,70,000 रुपया। अब जो माल वो परचेज़ करके लाया, ऑब्वियस ही बात है फॉर रीसेल लाया था, बेचने के लिए तो लाया था। जिस माल को आप बेचने के लिए लाते हो उसे तो माल कहते हैं। तो आपने 1.5 लाख का सेल किया, अगेन इसमें सेल तो आपका 160 का हुआ था लेकिन इसमें 10 का माल वापस आ गया, तो नेट आपका सेल 150 हुआ और 50,000 का माल आपके पास पड़ा है। ये सिचुएशन है। तो अब आपकी सी आर साइड में आप देख सकते हैं आपका सी आर साइड का टोटल 2 लाख है। आराम से देखो, सी आर साइड में कितना है 2 लाख रुपये और डी आर साइड का टोटल कितना है 1,70,000 रुपये। ये दोनों का जो गैप है ना, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। इन दोनों साइडों का जो रिजल्ट रहा वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ये कैसे पता लगा? क्योंकि सी आर साइड जीत गया। सी आर आपकी इनकम है। इस उम्मीद में कि तुम्हें बात समझ में आ जाती है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो इस बात को देखना, इन 3 फिगर्स को देखो, 40, 1 लाख और 30,000। इसका मतलब है कि आपके पास 1,70,000 का माल था। हाँ था सर, 1,70,000 का माल था, उसमें से 50,000 का माल बच गया। हाँ सर, 170 में से 50 का माल बच गया। इसका मतलब है कि आपने 1,20,000 का माल बेचा। हाँ सर, हमने 1,20,000 का माल बेचा। वो माल हमने 1.5 लाख में बेचा। हाँ सर, तो इसका साफ मतलब है कि हमने 30,000 कमाया। बोर होंगे पर मैं दोहराता हूँ। देखो डी आर साइड को देखो, आपके पास 40,000, 1 लाख और 30, टोटल 1,70,000 का माल था। हाँ सर, उसमें से 50,000 का माल बच गया। हाँ सर, आपका जो नेट माल बाज़ार में गया वो है 120 का, क्योंकि 50 का माल तो तुम्हारे पास ही है। 120 का माल तुमने बाज़ार वालों को या कस्टमर्स को 1.5 लाख में दिया, तो आपने 30,000 का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, ये समझने का रियल तरीका है। नहीं तो आप तो समझ ही गए, आपकी जो डी आर साइड की टोटल है और सी आर साइड की गैप है उसका अंतर है। अब ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इस क्वेश्चन में उसने पूछा कि बताओ हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मैं इसका जवाब 2 बार दे चुका अभी में कि चूंकि सी आर साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000 का। ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसने बोला कि आपने कितने रुपए का माल बेचा। तो इसे मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ, एक डेबिट अप्रोच से, एक क्रेडिट अप्रोच से। डेबिट साइड की अप्रोच ये है जो मैंने लॉजिकल तुम्हें बताई कि चूंकि मेरे पास 170,000 का माल था और 170,000 में से 50,000 का माल मैंने बचा लिया, इसका मतलब मैंने 120,000 का माल बेचा। इसको बोलते हैं COGS। इसको हम प्यार से COGS बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। किससे कन्फ्यूज़ हो रहे, डर लग रहा है? नहीं, जो आपने माल बेचा उसका एक सेलिंग प्राइस होगा, एक कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि एक बेचने का प्राइस होता है, एक खरीदने का प्राइस होता है। जो माल हमने 1.5 लाख में बेचा है, इस क्वेश्चन में जो माल हमने 1.5 लाख में बेचा है वो माल असल में कितने का था?
असल में वो माल 1,20,000 का था। ओरिजिनली द गुड्स वाज ऑफ 1,20,000, तो इसको अपन बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो वो माल हकीकत में 1,20,000 का था। एक और बात थोड़ी सी टफ लगेगी, आपने इसमें कमाया है कितना, आपसे पूछ रहा है रेट, हाउ मच परसेंटेज यू अर्न, लेकिन इसके पास में ये भी लिखा है कि आपकी लागत के हिसाब से लाभ कितना है। अब आप ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपने 30,000 कमाया, हाँ सर, और उस माल की कॉस्ट कितनी है 1,20,000। इस चीज़ को एक और तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमने 30,000 रुपये कमाया और हमारी सेल कितनी है 1.5 लाख, यानी आपने इस क्वेश्चन में 30,000 कमाया है, ये तो सच है। आप कॉस्ट के ऊपर भी परसेंटेज निकाल सकते हो और आप सेलिंग प्राइस के बेस पे भी परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर आपने 1,20,000 को नीचे रखा है, यानी आपने अपनी कॉस्ट वैल्यू को नीचे रखा है, तो आपका सॉल्व करने पे आया है 25%। आपका जो जीपी रेट आया है वो आया है 25%। अगर मैं आपको 100 छोड़ के वैसे समझाऊँ तो 30,000 अपॉन 1,20,000 करने पे आपका प्रॉफिट रेट आया है 1/4 ऑन कॉस्ट। और अगर आप 30,000 के नीचे 1,50,000 रखोगे तो आपका नतीजा आएगा 1/5। तो आपका 1/4 ऑन कॉस्ट कह लो तो भी सही है, आप 1/5 ऑन सेल कह लो तो भी सही है। इससे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 1/4 को आप 100 से कन्वर्ट करेंगे तो 25% आएगा, 25%, और 1/5 को सॉल्व करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20%। तो कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है 25% ऑन कॉस्ट, हाउ मच परसेंटेज ऑन सेल, तो 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑन सेल, बिकॉज वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए। हालांकि मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले टॉपिक में इसको बहुत पूरे लेक्चर में समझाया है, 1/4 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑन सेल। इस क्वेश्चन में वो पूछने को आपसे पूछ सकता था आपका एवरेज स्टॉक कितना है। तो अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है और इसमें आप 2 से डिवाइड करते हो, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जैसे 40,000 और 50,000 का एवरेज करने पे, 40 और 50 का एवरेज करने पे 45,000 रुपये आता है, वो है आपका 45,000 रुपये आपका एवरेज स्टॉक। और अगर ये आपसे पूछता कॉस्ट ऑफ अवेलेबल गुड्स, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो माल आपने बेचा वो कितने का था, और कॉस्ट ऑफ अवेलेबल गुड्स का मतलब है आपके पास माल ओरिजिनली कितने का था। जैसे मैंने बताया डेबिट साइड को देख के आपको पता लग रहा है कि आपके पास ओरिजिनली 1,70,000 का माल था, तो 1,70,000 रुपये है कॉस्ट ऑफ अवेलेबल गुड्स। हाउएवर उस 170 में से आपने 50,000 का माल बेचा ही नहीं, आपने 120 का माल बेचा, तो 1,20,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी एक ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने कोशिश करी आपको 6 MCQ सॉल्व कराने की। वापस दोबारा सुन लीजिएगा, मुझे पता है कि खास करके नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए पहली बार सुनना थोड़ा टफ होता है, कॉमर्स वाले तो जानते ही हैं कि इन सारी चीज़ों सब उनको आता है। अब जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स राज जनरल स्टोर। ठीक है, बेसिकली इसमें 3 चीज़ें बनाने के लिए कहा है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आपको P&L अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। इन अदर वर्ड्स वो आपको ये कह रहा है कि आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं, यानी अकाउंट्स का फाइनलाइज करना है। बड़े क्वेश्चन जो आते हैं आपके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे अधिकतर, पर बड़े क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे आते हैं, ऐसे 15-20 आइटमें आ जाती है। अब आपको सेग्रीगेट करनी है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इसमें कैपिटल जाती है बैलेंस शीट में, ड्राइंग जाती है बैलेंस शीट में, ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग में, क्रेडिटर आते हैं बैलेंस शीट में, डेटर आएंगे बैलेंस शीट में, कैशियर बैंक आएगा बैलेंस शीट में, सेल आएगा ट्रेडिंग में, सैलरी आएगा P&L में, BR आएगा बैलेंस शीट में, BP आएगा बैलेंस शीट में, बैड डेट्स आएगा P&L में, इंश्योरेंस आएगा P&L में, कैश आएगा आपका बैलेंस शीट में। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता, आप तो बताएं क्या क्या बोले जा रहे हो। देखो जैसे जैसे आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि बैलेंस शीट के अंदर आते हैं क्या, जो असेट होते हैं वो और लाइबिलिटीज़ होते हैं वो। तो बैलेंस शीट के आइटम फिक्स हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो सारे के सारे बैलेंस शीट में जाते हैं, और बाकी के आइटम कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग में या P&L में। मैंने ट्रेडिंग के आइटम आपको थोड़े बहुत बता दिए और थोड़े बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्काउंट जाएगा आपका P&L में, कैरिज इनवर्ड है, कैरिज आते समय लगा तो ये आइटम है ट्रेडिंग का। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न होकर बाहर चला गया तो इट्स अ परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न और परचेज ट्रेडिंग के आइटम हैं, परचेज बता ही दिया। मशीनरी आपकी बैलेंस शीट के आइटम है। और आप देखो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ये क्लोजिंग स्टॉक जो लिखा है रेड लेटर्स में, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो इट इज़ एन एडजस्टमेंट, इट इज़ एन एडजस्टमेंट। तो इसको आपको थोड़ी ज़्यादा वैल्यू देनी है, इसको आपको ट्रेडिंग में भी लिखना है, ट्रेडिंग के CR में, एट द सेम टाइम ये जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड में। 2 जगह क्यों जाता है वो फिर किसी और लेक्चर का है, तो अभी मैं इसमें आपका माथा ख़राब नहीं करूँगा। मैं पूरा फोकस है कि आपको मैं
ट्रेडिंग अकाउंट इस वीडियो में बता पाऊँ। तो देखो एक बड़ा क्वेश्चन आया, मान लेते हैं कि इसके अंदर 25 आइटम है, सपोज कर लेते हैं 25 आइटम है, लेकिन इसमें से 5 आइटम ऐसी हैं जो ट्रेडिंग में जाएंगी। आपको उनको फाइंड आउट करना है, वो बड़ा आसान है। ट्रेडिंग में क्या जाता है, परचेज जाता है, सेल जाता है, ओपनिंग स्टॉक जाता है, क्लोजिंग स्टॉक जाता है। सिंपल, जो खरीदा, जो बेचा, जो पहले था और अभी है, वो आपका जाता है। तो इस क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, अब अगली स्लाइड में देखिएगा आप। अब उसमें से मैंने उस क्वेश्चन में से उठा लिया, आपका जो ओपनिंग स्टॉक था, जो क्लोजिंग स्टॉक था, जो आपने परचेज किया और सेल हुआ, वो सब यहाँ आ गया। अब आप वापस ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान मैं चाहूँगा फुल टू दें। आपकी डी आर साइड में देखो क्या है, 20, 34 और 1, 20 और 34 54, 54 और 1 55, 55,000 रुपये का माल आपके पास था। इसको अपन बोलते हैं अवेलेबल गुड्स। आपके पास 55,000 का माल था, 55,000 में से 10,000 का माल आपने बचा लिया। इसका मतलब है 45,000 का माल आपने बेचा। इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जो माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी? 45,000 थी। ठीक है, लोग कई बार सोचते हैं 34,000 कॉस्ट है ना। 34,000 तो जो हमने परचेज़ किया उसकी कॉस्ट थी, जो हमने बेचा उसकी कॉस्ट थी 45। और मज़े की बात है कि वो माल अपन ने बेचा 60 में। 45 का माल अपन ने 60,000 में बेचा, इसका मतलब अपन ने 15,000 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। 45 का माल, बाय सेलिंग द गुड्स ऑफ कॉस्टिंग 45,000 इन द 60,000 रुपी वैल्यू वी अर्नड 15,000 रुपी। अब यहाँ पे आप देखिए 15,000 रुपये हमने कमाया। अगर आप 45,000 को नीचे रखेंगे तो इसका मतलब है आप कॉस्ट को अपना बेस मान रहे हैं। और अगर आप ऐसा कहेंगे कि 15,000 रुपया आपने 60,000 रुपये की सेल पे कमाया, ठीक है, आप बोलेंगे सर इसे दो दो बार बोलने की ज़रूरत ही क्या है? तो मैं आपको इसको रोक के एक बात पूछता हूँ। सपोज़ करो आपने 45 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 15 रुपये जोड़ के आपने उसे 60 रुपये में बेचा, तो आपने 15 रुपये कमाया 45 पे, तो ये हुई कॉस्ट अप्रोच। और आपने 15 कमाया है 60 रुपये बेच के, तो ये हुई आपकी सेलिंग अप्रोच। तो 15/45 करने पे आया 1/3 ऑन कॉस्ट, और 15/60 करने पे आया 1/4। तो ये एक एम्पेरिकल रिलेशन है जो आपका हर बार इस्टेब्लिश होगा। क्या इस्टेब्लिश होगा? इधर अगर 1/3 रहेगा, इधर 1/3 रहेगा, तो इधर रहेगा 1/4। सपोज करो इधर रहेगा 1/4 तो इधर रहेगा 1/5, और बताऊँ इधर रहेगा 1/5 तो इधर रहेगा 1/6 एंड सो ऑन। ऐसा होता रहेगा, वो आप करके भी देख लेना। तो जस्ट मैं आपको बता रहा था कि एक बड़े क्वेश्चन में 25, 30, 40 आइटमें होती हैं और उन आइटमों को सेग्रीगेट किया जाता है, ठिकाने लगाया जाता है। जैसे एक और ऐसे ही एग्जांपल दो, जैसे सपोज करो अपना घर होता है, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें दिन भर शाम भर तो सब साथ चलते हैं। उसके बाद पापा मम्मी का कमरा अलग होता है ना, बच्चों का कमरा अलग होता है, दादा दादी का कमरा अलग होता है, नौकर भी घर में है तो नौकर का कमरा अलग होता है। तो अपन उनको क्या करते हैं, शाम होते होते उनको अलग अलग कमरों में भेज देते हैं। इसी तरह अकाउंट्स में बहुत सारी जनरल एंट्री होती हैं, बहुत सारे खाते होते हैं, उनको ट्रायल बैलेंस में भी बनाया जाता है, लेकिन शाम होते होते उनको सेग्रीगेट कर देते हैं। उसमें से जो आइटम है ट्रेडिंग के हैं ट्रेडिंग को जाते हैं, जो आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, जो आइटम है बैलेंस शीट के हैं। तो जो जहाँ का आइटम है वो वहाँ पे जाया करता है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में आप नीचे देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने नतीजे बताए हैं। सेल बताई है कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, कॉस्ट कितना हुआ, 1/3 ऑन कॉस्ट एंड 1/4 ऑन सेल, ये मैंने बताने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर ईजिली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं
किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप में मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पर पे आप हमें ओके तो अपन ने चैप्टर तो सीख लिया। अब अपन इसके MCQ लगाएंगे कि अपने को ये बात समझ में आई या नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जो अपन ने सुना समझा वो अपना हुआ भी या नहीं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि एक नई फर्म ने जनवरी 20 को अपना व्यवसाय शुरू किया, नया बिजनेस शुरू किया इन्होंने, और वर्ष के दौरान इन्होंने 90,000 का सामान खरीदा और माल को ढुलाई पे यानी माल को लाने पे इनका 6,000 का खर्चा आया। वर्ष के अंत में अभी भी बिना बिके माल की कीमत 15,000 है, हालांकि उसका वसूली मूल्य 12,000 है। वर्ष के दौरान इनकी सेल 1,20,000 की हुई, फर्म द्वारा अर्जित सकल लाभ क्या है। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हमसे व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये हमसे पूछा है। आपको पता है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इनके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं था, पहले का माल नहीं था। लॉजिक भी है, इनकी नई फर्म है, पहले का कोई माल था ही नहीं। इन्होंने जो परचेज़ किया है, इन्होंने जो सामान परचेज़ किया है वो है 90,000 का, तो 90,000 इनका परचेज़ हुआ। ठीक है, इसके अलावा माल को लाने में 6,000 रुपये लगा। ये भी है कि वर्ष के अंत में इनके पास 15,000 का माल बच गया, लेकिन वो 12,000 में ही बिकेगा, तो आपको 12,000 ही लेना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास एंड में जो माल बचता है, आपको उसकी कॉस्ट वैल्यू और उससे मिलने वाली वैल्यू दोनों को कंपेयर करना है, और दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो ही लिखना है। कहने को आप कह सकते हो कि मेरे पास जो माल बचा हुआ है वो 15,000 का था, लेकिन आप भी ये जानते हो कि बाज़ार में 12,000 में ही खपेगा, यानी उसकी जो रिलायजेबल वैल्यू है वो तो 12,000 ही है। तो फिर आपको उसे उसकी लोअर वैल्यू यानी दोनों में से जो मूल्य कम हो उसी पे दिखाना है। तो 12,000 रुपये आपने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक को। और इसके अलावा जो आपने सेल की है वो आपने सेल की है 1,20,000 की। मैं समझाना चाहता हूँ कि आपकी DR साइड और CR साइड दोनों आ गई है। आपका डेबिट का जो स्कोर हो रहा है वो हो रहा है 96, वेराज आपका जो CR का स्कोर हो रहा है वो हो रहा है 1,32,000। दोनों में ऑब्वियसली बात है गैप है, और ये गैप है 36,000 का गैप है, और ये 36,000 कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि आपकी CR साइड इज़ मच हायर देन द DR साइड। यानी आपके ने माल बेचा भी है, आपके पास माल बचा भी है, उस माल की वैल्यू जो आपने माल पे लगाया था, आपने माल पे 90 और 96,000 ही लगाया था। और मैं एक बार फिर आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझिएगा प्लीज़। आपके पास 96,000 का माल था ये वाला, और 96 में से 12,000 का माल तो बच ही गया, यानी आपने पब्लिक की तरफ जो माल थ्रो किया वो 84,000 का है। यानी जिस माल को आपने बेचा उसकी जो कॉस्ट है, जैसे तुम बचपन में कॉस्ट वैल्यू बोलते थे, उसे मैं COGS बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपके पास 96,000 का माल था, ये है अवेलेबल गुड्स, और 12,000 रुपये माल बिकने से रह गया, वो उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। 84,000 का माल था जिसे इवेंचुअली
आप 1,20,000 में बेच पाए, 84,000 का माल आपने 1,20,000 में बेचा, आपने 36,000 रुपये कमाया है, 36,000 रुपये आपने कमाया है। दिस इज़ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी रहने वाला है एज पर द ऑप्शन आए नहीं क्या बाय द वे? अच्छा ये लिखा हुआ तो है ठीक है। आगे है, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी अपीयरिंग इन। ये कह रहा है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, सपोज कीजिए ये जो होता है ना ऐसा लंबा चौड़ा सा, जिनको ट्रायल बैलेंस बनाना आता है वो तो अच्छी से मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये ट्रायल बैलेंस है। क्लोजिंग स्टॉक तैयार रहना इस बात के लिए कि यहाँ पे भी हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी हो सकता है। अगर वो यहाँ पे है तो मैं थोड़ी देर इसी की बात करता हूँ कि अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है यानी वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ चुका है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आ चुका है, इसका मतलब ये है कि उसकी जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग हो गई है। किसा समझ नहीं आया? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? अगर आप स्टेप गिने तो जनरल है पहला स्टेप, लेजर है दूसरा स्टेप और ट्रायल बैलेंस है तीसरा स्टेप। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई चीज़ यानी थर्ड स्टेप पे आ चुकी है तो इसका मतलब है वो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप से गुजर चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री हो चुकी है, लेजर पोस्टिंग हो चुकी है, इसीलिए अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है तो ट्रीट दैट एज एन ऑर्डिनरी आइटम, उसे एक ऑर्डिनरी या सामान्य आइटम की तरह मानिए। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटमें होती हैं उसको एक सिंगल जगह पे प्लेस किया जाता है। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है वो एक वीआईपी आइटम होता है। वीआईपी आइटम को डबल ट्रीट किया जाता है। कोई ख़ास मौसा जी मामा जी आ गए तो उनको दो बार शरबत पूछा जा रहा है, शरबत पियोगे क्या, शरबत पियोगे क्या लेकिन अगर कोई वो नॉर्मल प्राणी है, नॉर्मल आइटम है, तो वो केवल एक जगह जाएगी और वो जाएगी बैलेंस शीट की असेट साइड में। कि सर इतनी छोटी सी चीज़ में आपने इतना समय लगा दिया। बिल्कुल जी, मैंने समय लगा दिया। ये ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे है। ये ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन कहता है कि वो ट्रेडिंग में जाएगा, नहीं। बी ऑप्शन कहता है कि वो बैलेंस शीट में जाएगा। कई लोगों को लगता है कि ज़्यादा बोलने में ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर डी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली बी बैलेंस शीट में जाएगा वो, ठीक है। आगे क्वेश्चन एक और है, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट। क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाता है कॉस्ट प्राइस पे, रिलाइजेबल वैल्यू पे, कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ ग्रेटर, दोनों में से जो ज़्यादा हो उस पर, या कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस। तो इसका आंसर है विच एवर इज़ लेस। इसका मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज़ आपकी बुक्स की दुकान है, ठीक है, आपकी किताबों की दुकान है। साल के एंड में आपके पास 500 किताबें बच गई। ये भी मान लेते हैं कि वो किताब आपने 70 रुपये में ख़रीदी थी। आपके पास 500 किताबें हैं, आपने वो किताब 70 रुपये पर किताब के हिसाब से ख़रीदी थी। तो उस माल की कॉस्ट में जाओगे ना तो 35,000 रुपये हुई। वो जो 500 किताबों का ढेर है उसकी कॉस्ट हुई 35,000 रुपये। सपोज़ करो अब वो कोर्स चलना बंद हो गया, वो बुक्स जो आउटडेटेड हो गई। अब आपको पता है कि ये किताब 40 रुपये में जाएगी। यू समवेयर नो दैट कि ये किताब 40 रुपये में जाएगी, यानी इस माल को बेचने जाएंगे ना तो खर्चा वर्चा काट के 20,000 ही हाथ में आएगा, ऐसा आपको लगता है। तो नेट रिलाइजेबल यानी खर्चा काट के जो वैल्यू हाथ में आएगी वो 20,000 है। तो आपको 35,000 और 20,000 में से जो लोअर वैल्यू है उस पर क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी ट्रेडिंग में दिखाओ या बैलेंस शीट में दिखाओ, आप जो वैल्यू दिखाएंगे वो कॉस्ट वैल्यू और रिलाइजेबल वैल्यू में से लोअर वैल्यू होगी। ऑन द अदर हैंड सपोज़ करो ये 500 किताबें हैं और इनका सेलिंग प्राइस 100 रुपये के हिसाब से है और आप इनको बेचोगे तो आपको 50,000 मिलेगा। तो उसकी कॉस्ट प्राइस तो है 35 और उसकी सेलिंग प्राइस है 50,000, तो भी आपको उसे 35,000 रुपये दिखाना है। यानी कॉस्ट होगा या रिलाइजेबल वैल्यू होगा वो फिक्स नहीं है, दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू समवेयर एट मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस बिकॉज ऑफ। अब जो मैंने अभी आपको नियम बताया कि आप बैलेंस शीट में जब दिखाओगे तो कॉस्ट वैल्यू लोगे या उसकी जो रिलाइजेबल वैल्यू होगी उसमें से लोअर वैल्यू को लोगे। ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा हम प्रूडेंस जो कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जिसको अपन हिंदी में अनुदारवादिता या कहें रूढ़िवादिता कहते हैं, दूरदर्शिता कहते हैं, उस वाली परंपरा की वजह से होता है। जो आपका रूढ़िवादिता परंपरा है वो क्या कहता है
कि अगर प्रॉफिट होने वाला है, अगर 35,000 का माल 50,000 में बिकने वाला है तो उसे छोड़ दो, तो 50 को अपन ने नहीं देखा, अपन ने 35 को देखा। लेकिन अगर 35,000 का माल 20,000 में बिकने वाला है, नुकसान होने वाला है, तो उसे रिकॉर्ड कर लो। तो यही तो किया हमने। कम वैल्यू पे लिखने का मतलब क्या है? कम वैल्यू पे लिखने का मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपन उसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो उसे अपन रिकॉर्ड्स में ले रहे हैं। तो ऐसा कौन कहता है? ऐसा गोइंग कंसर्न कहता है? बिल्कुल नहीं। अक्रूवल कहता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। इसे हिंदी में विवेक की अवधारणा या परंपरा या रूढ़िवादिता की परंपरा कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपका सी रहने वाला है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस अकाउंट शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट बोथ। सैलरी एंड वेजेस में सैलरी शब्द पे स्ट्रेस है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो, ऐसे ही मैं कहानी बता रहा हूँ कि सपोज करो 70,000 रुपये इनके लगे हैं, तो मोस्टली पैसा इनका सैलरी पे लगा होगा और कुछ पैसा इनका वेजेस पे लगा होगा। तो चूंकि इनका मोस्टली पैसा सैलरी पे लगा है तो ये P&L का आइटम है। और अगर वेजेस वर्ड आगे आ जाता तो ट्रेडिंग में चले जाते। चूंकि इस क्वेश्चन में सैलरी वर्ड आगे है तो ये P&L में जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहने वाला है। ओके, जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, 5 क्वेश्चन और हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो जैसे मैंने बताया ये आपका ट्रायल बैलेंस है और ये मौसा जी आपके बाहर से आए हैं, स्पेशल आइटम है, आज तक इज्जत नहीं दी है, अब इनको इज्जत दो। आज तक इज्जत देने का मतलब है अभी तक इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं हुई, कोई लेज़र पोस्टिंग नहीं हुई, एकदम से ये पैराशूट आइटम आई है बाहर से। तो इसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे, साथ के साथ आप इसे बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने कहा कि मोस्ट रिपीटेटिव पूछा जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक अंदर हो तो क्या होगा, बाहर हो तो क्या होगा। अब मैं और नहीं बताऊंगा, बस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ओवर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट। ये पूछता है कि अगर अपन क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाकर दिखाते तो क्या होगा। तो मैं आपको समझाने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट समझाता हूँ। सपोज करना आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 10 रुपये का, आपका परचेज है 50 रुपये का, आपका सेल है 70 रुपये का और क्लोजिंग स्टॉक है 30 रुपये का। सपोज कर लो। अभी क्या हो रहा है? अभी आप कहेंगे सर अभी ये हो रहा है कि हमारा CR का जोड़ है 100 रुपया और DR का जोड़ है 60 रुपया और आपका गैप है 40 रुपया। ठीक है, राइट नाउ ईमानदारी से आपका ग्रॉस प्रॉफिट 40 रुपया आ रहा है। अब किसी बदमाश इंसान ने क्या किया, वो गोडाउन में गया, उसका स्टॉक तो था 30 रुपये का और वहाँ से गिन के आता है, बाहर निकल बोलता है सर अपने पास स्टॉक 35 का पड़ा है। स्टॉक था तो 30 का, बट ही सेड कि अपने पास स्टॉक 35 का पड़ा है। जैसे ही वो मतलब उसने कहा मैं अभी अभी स्टॉक गिन के आया हूँ और वो 35 रुपये का स्टॉक है, तो आपका CR साइड हो जाएगा 105 रुपये का और आपका CR और DR का जो गैप हो जाएगा वो हो जाएगा 45 रुपये। तो व्हाट यू सी, अभी अभी आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जैसे ही आपने क्रेडिट साइड पे वैल्यू को बढ़ाया, आपने क्लोजिंग स्टॉक का जैसे ही आपने ओवर वैल्यूएशन किया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। और आप अगली वीडियो में समझेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट आगे कैरी फॉरवर्ड टू P&L होता है और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने के बाद नतीजा ये होगा कि आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो 5 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट इन्फ्लेट, इसको बोलते हैं इन्फ्लेट होना, पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाएगा और फिर आपका नेट प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाएगा। यहीं से अकाउंट्स में बदमाशी और यहीं से ऑडिट की आवश्यकता स्टार्ट होती है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ अकाउंट्स ख़त्म होता है वहाँ से ऑडिट स्टार्ट होता है। बदमाशी करने वाला तो आएगा, बचा हुआ स्टॉक है आके बोल देगा इतने रुपए का है। तो क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन करके, अंडर वैल्यूएशन करके आप प्रॉफिट के साथ खेल सकते हैं, यानी टैक्स की चोरी कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को ही कंट्रोल करने के लिए ऑडिटर की आवश्यकता होती है। तो अभी क्वेश्चन बाय द वे ये था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होगा तो क्या होगा। मैंने इसका जवाब बताया कि इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहले में डिक्रीज लिखा है, दूसरे में इंक्रीज डिक्रीज लिखा है, तीसरे में डिक्रीज इंक्रीज, इसका आंसर चौथा आएगा डी। ठीक है, और एक और बात बताऊँ एक्स्ट्रा बोनस कि क्लोजिंग स्टॉक में इस साल तुमने ओवर वैल्यूएशन किया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी वजह से आपका अगले साल का ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों गिर जाएगा। ऐसा क्यों होगा मुझे कमेंट में लिख के बताना, ऐसा क्यों होगा तो यही जो मैंने बोला वापस सुन लो। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि
सपोज करो एक ट्रायल बैलेंस है, उसके अंदर सेल दे रखा है, परचेज दे रखा है, वेजेस एंड सैलरी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है, क्लोजिंग स्टॉक वाज 3000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। तो उन्होंने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दिया, पर उसका रिलेशन दे दिया कि क्लोजिंग स्टॉक 3000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। एक और बात बताइए, 1/3 ऑफ द वेजेस आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए ये मैं बना रहा हूँ आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था, यानी आपके पास शुरू में गुड्स कितना था पता नहीं। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक एक्स से 3000 ज़्यादा है। ओपनिंग स्टॉक तो नहीं पता, पर क्लोजिंग स्टॉक उससे 3000 ज़्यादा है। परचेज आपका डीआर साइड में जाता है जो कि 60,000 है। सेल आपका सीआर साइड में जाता है, सेल आपका सीआर में जाता है जो कि 1 लाख रुपए है। और आपका वेजेस एंड सैलरी 21,000 है। तो ये वैसे तो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, लेकिन इन्होंने कहा है कि इसमें से आपको 1/3 ही लेना है। आपको कहा गया है कि आपको 21,000 में से 1/3 को ही लेना है ट्रेडिंग अकाउंट के पर्पज़ से, तो 7,000 रुपये लेना है। तो अब आपका जो सी आर साइड है, सी आर साइड का टोटल है 1,03,000 प्लस एक्स, और आपका डी आर साइड का टोटल है 67,000 प्लस एक्स। जी हाँ, यही है। आपका डेबिट साइड टोटल है 67,000 प्लस एक्स, वेयर एज आपका क्रेडिट साइड है 1,03,000 प्लस एक्स। आप सी आर साइड में से डी आर साइड को माइनस कीजिए, तो 103 और 67 का जो गैप होता है वो करीबन 36,000 रुपये होता है। इस क्वेश्चन में हमें 36,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये बात हिंदी में लिखी हुई है, ऑप्शंस गिवन है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। आप चाहें तो एक्स की जगह कोई मनगढ़ंत वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर आपको एक्स मैथ्स वैथ्स बीज गणित में विश्वास नहीं हो तो आप ओपनिंग स्टॉक 10,000 रख दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक 13 रख देना। अगर आप ओपनिंग स्टॉक 20,000 रखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक 23,000 रख देना। ऐसा आप कोई सा भी वैल्यू पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल सी आंसर आपका 36,000 ही आएगा। सी इसका आंसर रहा। आखिरी के 2 क्वेश्चनों में आ गए हैं। ये बार बार जो साइड में आता है ये मेरा एडवर्टीजमेंट है। आपको सैम्पल पेपर बाय करने हो, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी हो, तो हमने जूनियर अकाउंटेंट के लिए, ग्रेड 1 के लिए बना रखे हैं। इन नियर फ्यूचर हम कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हम क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, हर सब्जेक्ट के बनाएंगे। ठीक है, और जैसे ही थोड़ा और समय मिलेगा तो हम सारे MCQ के वीडियो सोल्यूशन भी डालेंगे। अभी तो यानी स्टार्ट करते समय तो हम केवल क्वेश्चन बैंक दे देंगे, यानी बच्चा अपनी तैयारी करता रहेगा और हमसे डाउट पूछ लेगा। जैसे जैसे हमें और समय मिलेगा तो जितने क्वेश्चंस हमने दिए हैं, मान लो हमने 5,000 क्वेश्चन दिए हैं, तो उन 5,000 क्वेश्चन के MCQ के वीडियो सॉल्यूशन भी हम देंगे। कि सर पक्का? बिल्कुल पक्का। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से क्या सही है। मान लो एक राहुल ट्रेडर है, उसके नीचे लाइन लिखी हुई है ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023, तो ये लाइन सही है क्या। या ये लिखा हुआ है कि राहुल ट्रेडर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ये सही है क्या। राहुल ट्रेडर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द सेशन 22-23, ये सही है। या ये कि राहुल ट्रेडर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द करंट ईयर, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के साथ सही वर्ड क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ एज ऑन वर्ड सही नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ फॉर द ईयर एंडेड वर्ड बिल्कुल सही है। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ सेशन वर्ड सही नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ करंट ईयर वर्ड सही नहीं है। यानी जो लिखने का परंपरागत रूप से लिखने का सही तरीका है वो है ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे होता है फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द ईयर एंडेड। बाकी जो लिखने के गलत तरीके हैं एक अकाउंटेंट को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बी सही था। आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो। ये सबसे पहले पूछे जाने वाला MCQ होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट आप क्यों बनाते हो। तो ये हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, यानी धंधा करने से हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है, वो जानने के लिए हम बनाते हैं। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा ऐप है, कॉमर्स पॉइंट ऐप है, उसका लोगो है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपको कॉमर्स पॉइंट का लोगो ऐसा दिखाई देगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री कंटेंट भी हमने बहुत सारा डाला है, पेड कंटेंट में तो और ज़्यादा वैल्यू दी है, और वो भी बहुत ही नॉमिनल से दामों पे। ठीक है, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।